नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे अनुस्वार और पंचमाक्षर के नियम व प्रयोग। अंग को क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहा जाता है। यह एक अयोगवाह ध्वनि है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का अर्थ अनु जमा स्वर। अनु यानी पीछे या बाद में, स्वर माने स्वर। अनुस्वार का अर्थ हुआ ऐसा वर्ण जो स्वर के बाद आता है। अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अनुस्वार का व्यंजन चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। अनुस्वार सदैव स्वर रहित होता है, जैसे हलंत ङ, हलंत ञ, हलंत ण, हलंत न, हलंत म। अनुस्वार का प्रयोग केवल इन 5 वर्णों के स्थान पर ही बिंदी के रूप में किया जाता है। यह पंचमाक्षर अनुनासिक नासकीय व्यंजन भी कहलाते हैं। इनके उच्चारण में वायु मुख में अवरुद्ध होती है, यानी रुकती है और नाक से बाहर आती है। पंचमाक्षर क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन यानी क वर्ग के व्यंजन च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यानी 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाते हैं। केवल इन्हीं पंचमाक्षर, लेकिन याद रहे अरहित यानी स्वर रहित, वो होगा हलंत ङ, हलंत य, हलंत ण, हलंत न और हलंत म को ही अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस तरह क वर्ग का पंचम अक्षर हलंत ङ है, च वर्ग का पंचम अक्षर हलंत य, ट वर्ग का पंचम अक्षर हलंत ण, त वर्ग का पंचम अक्षर हलंत न और प वर्ग का पंचम अक्षर हलंत म है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे। अनुस्वार का प्रयोग कब होता है? अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत रूप अरहित में आने पर पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। अनुस्वार को कैसे पहचाने? अनुस्वार का उच्चारण कैसा होगा? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है उसके बाद का वर्ण जांचेंगे कि वह किस वर्ग का है। यह देखेंगे कि क्या वह क वर्ग का है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का या फिर प वर्ग का। और उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है तो उस पर अनुस्वार का उच्चारण भी उसी अनुरूप होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, कंघा, क जमा अनुस्वार जमा घा। तो बच्चों, हमें देखना है कि अनुस्वार के बाद कौन सा व्यंजन या वर्ण आया है। तो अनुस्वार के बाद आया है घ। घ क वर्ग का व्यंजन है और क वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत ङ। तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण होगा हलंत ङ जैसा। तो हम पढ़ेंगे इसे कंघा। आइए बच्चों, इसका वर्ण विच्छेद देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ आएगा। हलंत क जमा अस्वर जमा हलंत ङ पंचमाक्षर जमा हलंत घ जमा आस्वर, तो बना कंघा। आइए बच्चों, अब हम स्पर्श व्यंजन और उनके पंचमाक्षरों को अच्छे से देखते हैं। क वर्ग का पंचम अक्षर हलंत ङ है, च वर्ग का पंचम अक्षर हलंत य, ट वर्ग का पंचम अक्षर हलंत ण, त वर्ग का पंचम अक्षर हलंत न और प वर्ग का पंचम अक्षर हलंत म है। आइए बच्चों, अब हम एक एक वर्ग को अच्छे से समझेंगे। क वर्ग, क वर्ग में वर्ण है हलंत क, हलंत ख, हलंत ग, हलंत घ और हलंत ङ। क वर्ग का पंचमाक्षर होगा हलंत ङ। आइए एक उदाहरण देखते हैं। गंगा,
तो ग जमा अनुस्वार जमा गा। तो हमें यह देखना है कि अनुस्वार के बाद कौन सा व्यंजन आया है। तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद आया है ग व्यंजन। तो जो ग है वह क वर्ग का व्यंजन है और क वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत ङ। तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण होगा हलंत ङ की तरह। तो ये बनेगा गंगा। आइए इसका वर्ण विच्छेद देखते हैं। हलंत ग जमा अस्वर जमा पंचमाक्षर हलंत ङ जमा हलंत ग जमा आस्वर। तो बना गंगा। आइए बच्चों अब हम क वर्ग के कुछ शब्द देखते हैं। शंकर, पंकज, मयंक, अंक, संक्षिप्त। बच्चों श संयुक्त व्यंजन है। श बना है हलंत क जमा हलंत श जमा आस्वर। जब भी अनुस्वार के बाद संयुक्त व्यंजन आएगा तो हम संयुक्त व्यंजन का पहला व्यंजन देखेंगे। जैसे संक्षिप्त में श संयुक्त व्यंजन है और श का पहला व्यंजन हलंत क है। हलंत क वर्ग का है और उसके अनुसार क वर्ग का पंचमाक्षर हलंत ङ होगा। तो यह होगा संक्षिप्त। आगे देखते हैं। शंख, पंख, पतंग, अंग, रंग, कंगन, कंघा, जंघा, संघ, संघर्ष। तो बच्चों आपने देखा कि अनुस्वार के बाद यदि क वर्ग के यह 4 व्यंजन आए, जैसे हलंत क, हलंत ख, हलंत ग और हलंत घ, तो पंचमाक्षर हलंत ङ होगा और यही पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में यानी बिंदी के रूप में प्रयोग होता है और उसका उच्चारण भी उसी अनुरूप होगा। अब हम च वर्गों को समझेंगे। च वर्ग के व्यंजन हैं हलंत च, हलंत छ, हलंत ज, हलंत झ और हलंत य। च वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत य। एक उदाहरण देखते हैं। चंचल, च जमा अनुस्वार जमा च जमा ल। तो हम अनुस्वार के बाद का व्यंजन देखेंगे। अनुस्वार के बाद व्यंजन आया है च। तो च वर्ग का व्यंजन है और च वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत य। तो इसका उच्चारण होगा चंचल। और अच्छे से समझने के लिए इसका वर्ण विच्छेद समझते हैं। हलंत च जमा अस्वर जमा हलंत य जमा हलंत च जमा अस्वर जमा हलंत ल जमा अस्वर। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर पंचमाक्षर प्रयोग हुआ है हलंत य। आइए बच्चों अब हम च वर्ग के कुछ शब्द देखते हैं। पैंच, मंच, चंचल, संचय, संचालन, संचरण, पैंची, मंजूषा, बैंजर, पंजा, संजय, व्यंजन, व्यंजन, संज्ञा। अब बच्चों य संयुक्त व्यंजन है। य बनता है हलंत ज जमा हलंत य और अस्वर को जोड़ने से। तो हम यहाँ पर अनुस्वार के बाद जो संयुक्त व्यंजन है उसके पहले व्यंजन को देखेंगे। पहला व्यंजन जिस वर्ग का होगा उसी का पंचमाक्षर प्रयोग होगा और उस पंचमाक्षर का उच्चारण उसी अनुसार होगा। तो यहाँ पर हलंत ज पहला व्यंजन है और हलंत ज च वर्ग का व्यंजन है। तो इसमें पंचमाक्षर होगा हलंत य और इसका उच्चारण भी उसी अनुरूप होगा। तो यह होगा संज्ञा। आगे देखते हैं। झंझट, संझा। आइए बच्चों अब हम ट वर्ग को समझते हैं। ट वर्ग के व्यंजन हैं हलंत ट, हलंत ठ, हलंत ड, हलंत ढ और हलंत ण। ट वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत ण। एक उदाहरण से समझते हैं। कंठ। तो हम अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन देखेंगे। अनुस्वार के बाद व्यंजन आया है ठ। तो ठ ट वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें हलंत ण पंचमाक्षर प्रयोग होगा। आइए इसका वर्ण विच्छेद समझते हैं। हलंत क जमा अस्वर
जमा पंचमाक्षर हलंत ण जमा हलंत ठ जमा आ स्वर। तो यह बना कंठ। तो बच्चों आपने देखा जहाँ भी अनुस्वार के बाद ट वर्ग का कोई व्यंजन आएगा तो वहाँ पंचमाक्षर हलंत ण का प्रयोग होता है और उस पंचमाक्षर को ही अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में लिखा जाता है और उसी अनुरूप उसका उच्चारण होता है। आइए अब हम इनके शब्द देखते हैं एक बार। घंटा, टंटा, कंठ, डंठल, डंडा, ठंड, दंड, खंडन, मंडी, शंठ। आइए बच्चों अब हम त वर्ग को समझते हैं। त वर्ग के व्यंजन हैं हलंत त, हलंत थ, हलंत द, हलंत ध और हलंत न। त वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत न। एक उदाहरण से समझते हैं। अंत, अ जमा अनुस्वार जमा त। इस तरह यहाँ पर अनुस्वार के बाद त व्यंजन आया है। त वर्ग का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर पंचमाक्षर हलंत न का प्रयोग होगा और यही पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होता है। आइए इसका वर्ण विच्छेद समझते हैं। अ जमा पंचमाक्षर हलंत न जमा हलंत त जमा अ, तो बना अंत। आइए अब हम त वर्ग के कुछ शब्द समझते हैं। अंत, दंत, तंत्र। तो बच्चों त्र संयुक्त व्यंजन है। त्र बनता है हलंत त जमा हलंत र जमा आ स्वर से। तो जब भी अनुस्वार के बाद संयुक्त व्यंजन आएगा तो संयुक्त व्यंजन का पहला व्यंजन हम देखेंगे। पहला व्यंजन जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का पंचमाक्षर ही प्रयोग होगा और उस पंचमाक्षर के अनुसार ही वहाँ उसका उच्चारण होगा। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन त्र का पहला व्यंजन हलंत त है। त वर्ग का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर पंचमाक्षर हलंत न का प्रयोग होगा और इसका उच्चारण होगा तंत्र। आगे देखते हैं। पंथ, मंथन, ग्रंथ, बंद, वंदना, चंदन, बंदर, गंधक, सुगंध, अंधा, बंधक। आइए प वर्ग को देखते हैं। प वर्ग के व्यंजन हैं हलंत प, हलंत फ, हलंत ब, हलंत भ और हलंत म। प वर्ग का पंचमाक्षर है हलंत म। आइए एक उदाहरण देखते हैं। चंपा, च जमा अनुस्वार जमा पा। तो हम अनुस्वार के बाद आए व्यंजन को देखेंगे। तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद व्यंजन आया है प वर्ग का व्यंजन है और प वर्ग का पंचमाक्षर होगा हलंत म। तो इसका उच्चारण होगा चंपा। आइए प वर्ग के कुछ शब्द देखते हैं। संपत्ति, संपादक, कंपन, इम्फाल, चंबल, कंबल, लंबा, खंबा, दंभ, रंभा। आइए बच्चों अब हम देखते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार के कुछ नियम। पहला नियम, पंचमाक्षर लिखा जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। किस परिस्थिति में? यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, तो इसमें हलंत म जो है वो क वर्ग का पंचमाक्षर है। हमने कहा था कि पंचमाक्षर के बाद का वर्ण हमें देखना है। अगर वह उसी वर्ग का वर्ण है तो वहां पर पंचमाक्षर अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर वह नियम नहीं लागू होता। तो यहाँ पर ये दोनों ही अलग वर्ग के हैं, इसलिए पंचमाक्षर को अनुस्वार में नहीं बदला जाएगा। और भी शब्द देखते हैं। चिन्मय, उन्मुख, जन्म आदि। पंचमाक्षर लिखा जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इसकी दूसरी परिस्थिति है, इसी तरह यदि वही पंचमाक्षर दोबारा आए
यानी द्वित्व व्यंजन हो जाए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे सम्मेलन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हलंत म भी है और पूर्ण म भी है, ये दोनों ही द्वित्व व्यंजन है यानी 2 बार आए हैं। तो यहाँ पर हलंत म को हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, तो इसको बोला जाएगा और पढ़ा जाएगा सम्मेलन, और इस पर हम अनुस्वार का प्रयोग करके नहीं लिखेंगे। इसी तरह दूसरा शब्द है सम्मान, सम्मति, अन्न। अन्न में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हलंत न और पूर्ण न आया है, ये दोनों ही द्वित्व व्यंजन हैं। तो अन्न, गन्ना आदि और भी कुछ शब्द हो सकते हैं। तीसरा इसकी परिस्थिति है, यदि अनुस्वार के बाद य, व, ह का वर्ण आता है तो पंचमाक्षर का ही प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अन्य, तो यहाँ पर जो पंचमाक्षर के बाद जो वर्ण आया है वह है य वर्ण। तो य, व, ह का अगर वर्ण आएगा तो पंचमाक्षर का ही प्रयोग करेंगे हम, अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह शब्द हैं अन्य, पुण्य, कानः, समन्वय, तुम्हारा आदि। तो यहाँ पर हम पंचमाक्षर का ही प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग यानी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम, पंचमाक्षर नहीं लिखा जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। जबकि इससे पहले हमने देखा था पंचमाक्षर लिखा जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर पंचमाक्षर नहीं लिखा जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। यदि अनुस्वार के बाद श, श, स वर्ण आता है तो पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होगा, इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग यानी बिंदी के रूप में ही प्रयोग होगा। आइए उनके कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कंस, वंश, दंश, दंष्ट्रा, हंस, संशय। अब हम इसी की दूसरी परिस्थिति देखते हैं, जब सम उपसर्ग के बाद जो शब्द अंतस्थ या ऊष्म वर्णों से प्रारंभ होते हैं तो वहां हलंत म निश्चित रूप में अनुस्वार हो जाता है। अर्थात अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म वर्ण श, श, स, ह से प्रारंभ होने वाले किसी संस्कृत शब्द के पूर्व सम शब्दांश उपसर्ग के रूप में आए तो हलंत म को अनुस्वार में बदला जाएगा, यानी स के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में लिखा जाएगा। आइए इसके कुछ शब्द देखते हैं। सम जमा वाद बना संवाद। यहाँ सम में हलंत म को हटाकर उसकी जगह स के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगा दी गई तो बना संवाद। इसी तरह बाकी के शब्द भी हैं, संहार, संहिता, संयंत्र, संरचना, समलाप, संवाद। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा जहां भी सम उपसर्ग आएगा वहां पर हलंत म अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। तीसरा नियम, शब्द के अंत में अनुस्वार का हलंत म के रूप में प्रयोग। संस्कृत से लिए गए कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग हलंत म का सूचक होगा। जैसे अहम, तो यहाँ पर है अ, ह के ऊपर अनुस्वार का बिंदी यानी अनुस्वार लगा, तो हम यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे अहम। इसी तरह शिवम, एवं, परम। नियम चौथा, अंग्रेजी और उर्दू में अनुस्वार का प्रयोग व नियम। अंग्रेजी और उर्दू में स, श, ज से पहले न के उच्चारण के लिए अनुस्वार लिखें। जैसे पेंसिल, मुंशी, मंजिल, पेंशन, मंजूरी। तो यहाँ पेंसिल
स से पहले न के उच्चारण के लिए अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग किया गया है। इसी तरह मुंशी श से पहले न के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही अंग्रेजी और उर्दू से ग्रहित शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासकीय व्यंजन को पूरा लिखा जाए, ऐसा कहा गया है। जैसे लिम्का, तिनका, तमगा, इंसान, इनकार, तनख्वाह आदि। जैसे लिम्का अंग्रेजी शब्द है और इसमें म को पूरा लिखा गया है ताकि अनुस्वार का भ्रम न रहे। इसी तरह इनकार उर्दू शब्द है, इसमें न पूरा लिखा गया है ताकि अनुस्वार का कोई भ्रम ना रहे। तो बच्चों, आप ये सोचेंगे कि अनुस्वार के इतने सारे नियम व प्रयोग क्यों बने? तो यह हिंदी का मानकीकरण, वर्तनी की एकरूपता, वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता हो तथा टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेक रूपता बाधक ना हो, उसमें सुविधा रहे, इसलिए यह नियम बनाए गए हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में अनुस्वार और पंचमाक्षर के नियम व प्रयोग को समझा और पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसमें आपको अच्छे से अनुस्वार और पंचमाक्षर को समझाया है। आप इनको दोबारा से सुनिए, इसको समझिए और इसका सही से उच्चारण और प्रयोग सीखिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। प्रणाम बच्चों।